नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। मोर और लेस थोड़ा मतलब टफ साइड पे आएगा चैप्टर ये। एनीवेज ये एक फॉर्मूला शीट समझ लो, फॉर्मूला शीट है मैंने बनाई। जो चैप्टर पढ़ा है मैंने, फॉर्मूलाज देखे मैंने, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने लिख लिए। थोड़ा इम्पोर्टेंट जो लाइनें थी वो लिख ली, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला के साथ कोट्स लगा लिए। सो आज है डे 3 नीट 600 प्लस जर्नी 2025 का। शुरू करते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले चैप्टर में हमें बताए हैं 3 लॉज। पहला लॉ है किपलर्स लॉ, मतलब किपलर्स के 3 लॉ बताए हैं। पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एरिया और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। 3 लॉज बताए हैं, इजी इनफ है। पहला लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑल प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे सन के आसपास, जहाँ पे सन जो है सेंटर में नहीं, थोड़ा साइड में, सेंटर से थोड़ा सा साइड में होगा, थोड़ा सा साइड में, ठीक है। पॉली इंग्लिश में पढ़े तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट वन ऑफ द फॉली, ठीक है। सेकंड है हमारे पास लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है, मतलब जब आपका प्लैनेट जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है, ठीक है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब हम सन से उसको लाइन से ज्वाइन करेंगे सन के साथ, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल की हुई डिस्टेंस में जब वो एरिया जो ट्रैवल करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में जो वो एरिया ट्रैवल करेगा, ठीक है, वो इक्वल होगा दूसरी साइड पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे एरिया ट्रैवल किया हुआ, ठीक है। मतलब अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जब हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे सन से प्लैनेट्स की, तब इक्वल जो प्लैनेट्स हैं वो इक्वल एरिया ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। ये कहता है जो टाइम पीरियड, पूरे रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर आर्क ऑफ इक्लिप्स। अब सेमी मेजर आर्क क्या होती है? सेमी मेजर आर्क होती है, देख लो, अब ये सबसे पहले मेजर आर्क है, ये पूरी ये बड़ी वाली मेजर आर्क है, ये जो नीचे छोटी आर्क होगी माइनर आर्क। जब हम मेजर आर्क का हाफ करेंगे, मेजर आर्क इक्वल्स टू a/2, तो बन जाएगा सेमी मेजर आर्क, ठीक है। अब हमारे पास अगला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थोड़ा सिंपल ही है। उसमें पहले हमें उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस फोर्स के साथ जो उनके मास, उनके वजन नहीं ले सकते, क्या जितना पार्टिकल है उनके अंदर उसके मास, उन दोनों दो ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये, ठीक है। अब ये याद रखना, ग्रेविटी जो है डिस्टेंस के साथ कम होती है, जो ग्रेविटी है डिस्टेंस के साथ कम होती है। और अगर हम एक्स से देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/rm। वी हमारे पास स्पीड, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस। अगर हम ग्रेविटी देखें जो कि 4πr/m, जब हम 4πr क्या है, 4π²rm क्या है, मतलब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखना तो हम इसको सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। और जब हम 2πr को वेलोसिटी करेंगे तो क्या बनेगा, 2πr/t। जब हम वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे 2πr 4π²r²/t²। जब हम इसको यहाँ पे डालेंगे, एक क्या बन जाएगा, v²/rm इक्वल्स टू 4πr², rm² ले ले, rm
RM² बाय T² इंटू 1/RM, ये कट हो जाएंगे तो 4π² RM बाय T², जहाँ पे R हमारे पास रेडियस, V स्पीड, T टाइम और AM एक्सेलरेशन। सिंपल है ना। ये फॉर्मूला पता ही है, फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर स्पेशल रूल्स है हमारे पास कुछ, रूल नंबर 1 क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, बिटवीन एक हॉलोस्फेयर शेल और एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट मास एक्चुअली, हॉलोस्फेयर शेल और एक पॉइंट मास के बीच, जो उस शेल के बाहर है, ठीक है, ये बाहर हमने शेल के बाहर लिया है, इस प्रकार का होगा कि सारा जो मास है, शेल का सारा मास है, वो शेल के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा और यहाँ पे एक पॉइंट मास होगा, ठीक है। और सेकंड लॉ ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो शेल ऑन अ पॉइंट चार्ज इनसाइड इज जीरो, मतलब कि अगर वो पॉइंट मास जो है शेल के अंदर है, हॉलो शेल के अंदर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगी। हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो स्फेरिकल शेल एंड पॉइंट मास आउटसाइड is just as if the entire mass of shell is at the center of shell। सेकेंड हमारे पास है, तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि the force of attraction due to hollow shell on a point mass inside it is zero। अभी तक हमने कर लिया। उसके बाद ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स जो है ग्रेविटी में, वो होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बाय R², ठीक है। अब हमें पता है कि जो टॉर्क निकलता है फोर्स से, जो इस फोर्स से जो टॉर्क निकलेगा वो होगा फोर्स इनटू लेंथ क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है। और क्या, और ये टॉर्क क्या, और यहाँ पे फोर्स क्या बनेगा, और टाउ मतलब टॉर्क, थीटा हम रैड में लेंगे, क्या कहते हैं इनको, रेडियन में, हाँ। तो इसका बन जाएगा हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर विल बी इक्वल टू टाउ थीटा। फिर हमें इसकी वैल्यू दी थी कैवेंडिश ने दी थी हमारे को इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम। फिर हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए मास कैसे निकालते हैं हम, किसी स्फीयर का, प्लैनेट का ले लेते हैं, किसी प्लैनेट का, वो होगा मास इक्वल्स टू 4πr² रो बाय 3। 4π/3r² कैसे निकलेगा, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम इंटू रो जो है डेंसिटी। तो ये हमारे पास सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम की हमारे पास फॉर्मूला है 4/3πr²। अब ये 4 हमें यहाँ ले जाएंगे तो बन जाएगा 4/3πr² इंटू डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास, ठीक है। फिर सिंपल हमें आगे निकालेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटेशन will be equal to force by mass which will be equal to gravitational constant into mass by r², ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फोर्स की जब हम पीछे से वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास, बन जाएगा m स्मॉल m बाय r² बाय स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा g कैपिटल M बाय R²। यहाँ पे R है हमारे पास रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लैनेट की ग्रेविटी, तो उसमें ये रेडियस होगा अर्थ का, ठीक है, जब हम अर्थ की ग्रेविटी लेंगे। फिर हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव एंड बिलो सरफेस ऑन अर्थ। ग्रेविटी अबव सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी, ये हम जैसे मैंने बोला था, ये एक फॉर्मूला शीट है तो हम फॉर्मूला ही करेंगे, ठीक है। तो फोर्स एट एन हाइट, ठीक है,
would be equal to gravitational constant into mass 1 into mass 2 by रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा हाइट जोड़ दी, ठीक है, एक्स्ट्रा हाइट जोड़ दी रेडियस ऑफ अर्थ में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जी एम बाय आर ई प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे हमने बस यहाँ पे एच स्क्वायर ऐड कर दिया क्योंकि हमने ग्रेविटी जो है यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड कर दी, ठीक है। फिर आखिरी एक और हमारे पास आ गया, ग्रेविटी एट हाइट एच रफली किसके इक्वल होगा, ग्रेविटी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाय आर ई। ये एक और हमारे पास फॉर्मूला हो गया। हमारे को अगर ग्रेविटी का वो दिया है, ग्रेविटी की वैल्यू दी है और हमें रेडियस दिया है तो हम हाइट निकाल सकते हैं आराम से। और हमें पता है ग्रेविटी एट हाइट है h हैज़ अ वैल्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय फैक्टर 1 माइनस 2h बाय आर ई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी है एक हाइट एच पे, उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी ओरिजिनल ग्रेविटी, ग्रेविटी एट द सरफेस से डिक्रीज होती जाएगी बाय द फैक्टर 1 माइनस 2h बाय आर ई, ठीक है। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, बार बार बोल रहा हूँ मैं। फिर दूसरा है बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। बिलो सरफेस ऑफ अर्थ सिंपल है, फोर्स एट डेप्थ डी वुड बी जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, आर ई माइनस डी। आर ई माइनस डी क्यों लिखा अब हमने यहाँ पे, आर ई माइनस डी हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने डेप्थ माइनस कर दी रेडियस से बाय आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब। फिर यहाँ पे हमारे पास आगे आ गया उसका ग्रेविटी का फॉर्मूला, फोर्स हमने पता चल गया। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है एट डेप्थ डी, जी एम बाय आर क्यूब, आर माइनस डी। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब ही होगी मेनली वैल्यू, ठीक है। और आखिरी हमारे पास रफली इक्वल टू किस फैक्टर से डिक्रीज होगा ये, 1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर के फैक्टर से ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, एक डेप्थ पे। फिर अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारे पास आमरू के एग्जाम में आया था, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसी साल आया था 2024 में, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, बीच के पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती, वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास आ गया, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंज ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट टू वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय फोर्स। इसका मतलब ये हुआ अगर एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है फोर्स की वजह से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वर्क डन होगा जो उस फोर्स ने किया उस ऑब्जेक्ट पे। जिसका मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हमारे पास एम जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है H2 माइनस H1। क्या मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट करी है H2 माइनस H1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फिर वर्क डन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई करा तो वर्क डन हमारे पास बन गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम R2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी M1 बाय M1 M2 बाय R। अब याद रखना ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही होता है, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा R से हम डिवाइड करते हैं, R स्क्वायर से नहीं करते, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 बाय R। अब जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी तो जो रेडियस होगा, जो डिस्टेंस होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। एस्केप स्पीड पता है वो तो, एस्केप स्पीड क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से जाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं एस्केप स्पीड। इंग्लिश में
The speed required for an object to overcome the gravitational pull of a planet or an object or whatever you want is called escape speed. escape speed क्या होती है? अंडर रूट 2gm/r और अंडर रूट 2gr. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इंटू r/r कर दिया, r से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2gm/r² इंटू r. gm/r क्या बन गया हमारे पास? ग्रेविटी. ठीक है, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 2gr. ठीक है, स्मॉल g. सही. फिर हमारे पास अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में आई थोड़ी इंफॉर्मेशन. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट विद सिमिलर फैशन एज प्लैनेट अराउंड सन. मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जो सूरज के जो एक प्लैनेट के आसपास घूमेंगे. ठीक है, उसी तरह कि एक प्लैनेट सन के आसपास घूमता है. ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स की. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सी होती है? जो सेंटर की तरफ आती है. ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ आएगी. ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ऐसा ही कुछ था. तो सेंट्रीपेटल मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा नहीं, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है इनमें, तो अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं. जब मेरे टॉपिक आएगा तो साथ में करेंगे. तो फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगी हमारे पास? mv²/re+h. तो इसमें क्या है हमारे पास? m में हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट नहीं है, मास ऑफ सैटेलाइट, और v है हमारे पास स्पीड. अब यहाँ पे नीचे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस किस हाइट पे वो सैटेलाइट है. ठीक है, और ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ होगी. फिर हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू gm1 m2 बाय re+h होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया एट h की ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ पे जब हम इसको ले रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? gme/re+h. ठीक है, जैसे यहाँ पे. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई. ये अगर कोई गलती हो रही है तो तुम लोग कमेंट में डाल देना, बाकी तो ठीक है. फिर आ गया टाइम पीरियड, क्योंकि मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा. ये तुम कमेंट में डाल देना अगर कोई गलती है तो. टाइम पीरियड क्या हो हमारे पास? 2πre+h/v. टाइम पीरियड कैसे निकालना है अब हमने? अच्छा है, तो स्पीड ही है. ठीक है, स्पीड स्क्वायर इक्वल्स टू gm/re+h. ठीक है, स्पीड का स्क्वायर क्या होगा? gm/re+h. हमने फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हमने किया. ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वेट करा, इक्वेट करने के बाद ये वैल्यू आई. ठीक है, फिर टाइम पीरियड क्या होती है? 2π, यहाँ पे r/v. r, फिर यहाँ पे जब हम r लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है. तो डिस्टेंस हमारे पास, मतलब यहाँ पे हमारे पास सर्कमफ्रेंस होगा 2πr+h. r+h हमारे पास हाइट ऑफ सैटेलाइट बाय v हमारे पास स्पीड, विच विल बी इक्वल टू 2πre+h 3/2 रेज टू पावर 3/2. ठीक है, रेज टू पावर 3/2 कैसे होगा? जब हमने यहाँ पे वेलोसिटी की ये डाल दी यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ऐड करी, तो हमारे पास ये वैल्यू आई √g/me. ठीक है, 3/2 कैसे आई तुम पूछ रहे होंगे? 3/2 ऐसे आई कि हमने यहाँ पे इसको किया. ठीक है, यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया, है ना, तो ये ऊपर गया v² v re+h इंटू re+h स्क्वायर आ गया.
स्क्वायर हमने कर दिया, फिर हमने ऐड करके क्यूब आ गया, और यहाँ पे फिर ये भी था हमारे पास, है ना, अंडर रूट से स्क्वायर आ गया, है ना, √2 आ गया। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या हुआ, एक कांस्टेंट के आर ई प्लस एच क्यूब, ठीक है, कांस्टेंट के आर ई प्लस एच क्यूब, और के हमारे पास क्या है 4π² बाय GME, ठीक है। और ये होगा यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड भी है, ठीक है, ये याद रखना, ये डिस्टेंस, सेमी मेजर आर्क, ठीक है, और ये हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम हमारे पास एक और वैल्यू है, टाइम इक्वल्स टू 2π√HE/G, जहाँ पे हमारे पास h नेग्लिजिबल होगा, तो t की वैल्यू जो होगी 85 मिनट्स होगी, जब h जो है नेग्लिजिबल है, और हमने रेडियस लिया है अर्थ का। आखिरी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर हमारे पास टोटल एनर्जी डिपेंड करता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करता है, और इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 12mv², v की हमें वैल्यू पता है, तो v की वैल्यू होगी, जब हम यहाँ से जब हम v की वैल्यू लेंगे आगे v² की, तो हमारे पास बन जाएगा G(m) और मास ऑफ अर्थ बाय 2 REH, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, है ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हमारे पास बन जाएगा -G(m)(e)(m) माइनस मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय RE प्लस H, डिस्टेंस मतलब, ठीक है। और आखिरी हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास आ गया माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाय 2 RE प्लस H, और ये जो होगा टोटल एनर्जी होगा नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। ये हमारे पास पूरी फॉर्मूला शीट और जो मेरे को याद है मैंने सब करा। अब एक और रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। रिवीजन्स करते जाना, रिवीजन की है, ठीक है। ड्रॉप किया है तो रिवीजन्स ही करो, अगर ड्रॉप नहीं, और तुम्हारा पहला टाइम है तो देखो भाई NCERT तो पहले कर लो, अगर NCERT कर लोगे तो मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर लाइक सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में मिलता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर बायो का होगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। ओके।